Hello everyone, I chemistry coach Avinash Jaiswal welcome you all on my YouTube channel. I hope you are healthy, safe and sound. So बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम नीट का 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 2 पार्ट उसके आ चुके हैं। आज हम उसका 3rd पार्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ पर टॉपिक भी पढ़ रहे हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किन किन टॉपिक पर हमें ध्यान देना है। इसके अलावा IIT और NDA के पेपर भी मैं जल्द ही आपको सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा। तो आइए बेटा देखते हैं अपना क्वेश्चन आपको इस साइड पर दिखाई देगा। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 55 होगा बेटा। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास इस तरह से कंपाउंड है बेटा। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो नाम है ब्यूट 2I, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपको रिएक्शन को पूरा करना है और कुछ इस तरह का कंपाउंड आपको बनाना है। इसको सिस कहा गया है, सिस ब्यूट 2E। ठीक है बेटा। तो पहले थोड़ी सी जानकारी कि सिस और ट्रांस क्या होते हैं। एल्कीन्स जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं बेटा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जब डबल बॉन्ड के सेम साइड पर सेम ग्रुप हो, CH3 CH3 HH, या यहां पर आप कुछ और भी लगा सकते हैं, H की जगह Br लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ग्रुप सेम है तो ये सिस कहलाएगा। आप यहां पर H की जगह चाहे Cl लगा दीजिए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिस एल्कीन कहलाती है सेम साइड पे। और अगर डायगोनली ये ग्रुप सेम आए, यहां आप इन दोनों के अलावा कोई भी ग्रुप लगा दीजिए, H लगा दो, Br लगा दो, तो इस तरह से बनने वाली एल्कीन हमारी ट्रांस एल्कीन कहलाती है। सिर्फ 2 ही ग्रुप होने चाहिए बेटा सेम। अगर 3 ग्रुप सेम हो गए तो ये वाला आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए CH3 लगा दिया तो ना तो ये अब सिस रहेगा ना ही ये ट्रांस। सिर्फ इस तरीके से डिवाइड करने पर अगर सेम साइड पे 2 ग्रुप सेम आए तो सिस, और ऐसे डायगोनल 2 ग्रुप सेम आए तो वो ट्रांस, चाहे ऐसे लगा हो चाहे ऐसे। अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया है कि आप इस एल्काइन से सिस बना के दिखाइए और नीचे दिए गए रिएजेंट में से आप किसका इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ा ध्यान से देखते हैं, सारे ही रिएजेंट्स को हम देखेंगे ताकि हमें कोई और क्वेश्चन इस तरह का अटेम्प्ट हो जाए। तो अगर आपने इसमें पैलेटाइज्ड चारकोल के साथ आपने क्विनोलिन डाल दिया और रिडक्शन कराया तो आपको सिस एल्कीन मिल जाएगी। इस कैटलिस्ट का नाम बेटा लिंडलार कैटलिस्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है सिस प्रकार की एल्कीन बनाने के लिए। अगर आपने सिर्फ पैलेडियम का इस्तेमाल किया तो आपको एल्केन मिलेगा। क्विनोलिन को डालने से हमने कैटलिस्ट को पॉइजन कर दिया है, तो उसकी रिडक्शन पावर को आपने घटा दिया है, तो एल्काइन से एल्कीन पर ही रिडक्शन रुक जाएगा, एल्केन तक नहीं जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने इस्तेमाल करा सोडियम लिक्विड अमोनिया में डालकर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो बेटा इसका नाम बनता है बिर्च रिएजेंट। और जिस प्रकार से लिंडलार कैटलिस्ट आपको सिस देता है, बिर्च रिएजेंट आपको ट्रांस एल्कीन देगा। तो आप दोनों प्रकार के आइसोमर्स बना सकते हैं। अगर आपने HCl जिंक के साथ एल्काइन में डाला, 1 मोल की बात कर रहा हूं, तो जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर रिएक्शन इस प्रकार से होगी कि एक जगह जुड़ेगा H और एक जगह जुड़ेगा Cl। अगर ये एल्काइन अनसिमेट्रिकल एल्काइन होता अगर, तो ये मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है, अलग से पढ़ेंगे। अगला दे रखा है बेटा आपको इसमें कि Hg2+ है। वैसे यहां मर्क्यूरिक सल्फेट लेके चलते हैं HgSO4। अगर मैं पूरा बताऊं, H+ ले रखा है, उसकी जगह H2SO4 लेके चलते हैं डाइल्यूट। ठीक है बेटा, और पानी डाला है।
टेम्परेचर रहता है 333 केल्विन, ये एक्चुअल में है। और इस रिएक्शन में भी H2O जो है दो हिस्सों में ऐड होता है बेटा, एक हिस्सा OH और एक हिस्सा H। ये जो बना है इसको इनॉल कहा जाता है। एल्कीन तो है ही, साथ में OH भी है, तो ये इनॉल बन गया। और इसके अंदर हो जाता है बेटा टॉटोमेरिज्म, जो कि एक प्रकार का आइसोमेरिज्म है, और आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाता है। सही है? तो ध्यान से देखा कि एक ही सवाल से हमने 6 सवाल सीख लिए। कैसे रिएक्शन कंप्लीट करनी है, ये इसका आंसर है। लिंडलार कैटलिस्ट कोई पूछे क्या होता है, तो जी ये होता है। क्विनोलिन का रोल क्या है? क्विनोलिन रिडक्शन पावर को थोड़ा सा कम कर देता है, रिड्यूसिंग पावर को घटा देता है। वरना अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं करा क्विनोलिन का पॉइजनिंग के लिए, तो आपको एल्कीन की बजाय एल्केन मिलेगा। फिर इसका नाम क्या होता है? इसका नाम बिर्च रिएजेंट है। इससे क्या बनता है? इससे ट्रांस एल्कीन बनती है। उससे सिस, इससे ट्रांस। सिस और ट्रांस क्या होता है मैंने वो भी आपको सिखा दिया। अच्छा, अगर हम ये डाल रहे हैं तो क्या बनकर आएगा? तो जी अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनकर आएगी। एक हमें क्या मिल गया? अब इसमें आप 1 मोल HCl का और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने रिएक्शन कराई HCl के साथ, तो ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। मार्कोनिकॉव रूल हमारा कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा डबल बॉन्ड पे जहां हाइड्रोजन कम, क्योंकि कार्बोकटायंस की फॉर्मेशन हो जाती है बेटा, इस वजह से। मार्कोनिकॉव रूल आपसे मैं अलग से भी डिस्कस कर लूंगा। अभी 1 मोल की बात थी, हमने अगर 2 मोल ऐड करे तो रिएक्शन उस हिसाब से जाएगी। और अगर आपने मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ एसिड और H2O डाला तो आपको इनॉल मिलेगा, जो आपको आगे जाके एल्डिहाइड या कीटोन देगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 56 है बेटा, और अगर आपने पढ़ा है ठीक से तो वो थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, और उसमें आपको ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स दिए गए हैं। देखिए ये लिखा है क्या बेटा? अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। अब वो डिक्रीजिंग हो इंक्रीजिंग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक बार सीख लेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो मैं अगर आपसे शॉर्ट में कहूं, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर generally called हाइड्राइड्स। वैसे तो बेटा हाइड्राइड H नेगेटिव होता है, लेकिन हाइड्रोजन के सभी कंपाउंड को भी हाइड्राइड कह दिया जाता है समझाने के लिए। अब हम देखते हैं ग्रुप 15 में क्या कहानी है। हमसे पूछा, ग्रुप 16 गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि टॉपिक के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक एक्सप्लेन किया जाएगा। ग्रुप 15 के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, और 17 के वैलेंस में है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। मेंबर कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। या अगर मैं आपको बात समझाता चलूं तो मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में बनाता हूं बेटा। सबसे ऊपर आएगा नाइट्रोजन जो थोड़ा छोटा है साइज में, फॉस्फोरस उससे थोड़ा बड़ा है, आर्सेनिक उसके आसपास ही है, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मिथ। थोड़ा थोड़ा साइज बढ़ ही जाता है। 5 ऑलरेडी बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनाने होंगे तो NH3 के साथ 3 H जुड़े, इधर भी 3 H, इधर भी 3 H, इधर भी 3, इधर भी 3। अब आप सोच रहे होंगे कि H के साइज क्यों नहीं बढ़ेंगे, सेम एटम है साइज कैसे बढ़ जाएगा? तो नाइट्रोजन के साथ जो H का साइज था वही नीचे सब, मतलब सब में सेम रहेगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ का साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का साइज नहीं बढ़ रहा है। इससे आपका आंसर आने वाला है बेटा सेम यहीं पर ही। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इसके बारे में बात करते नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, और ब्रोमीन से बड़ा है आयोडीन। नीचे बेटा एक एलिमेंट आता है एस्टेटाइन, उसके बारे में बात नहीं होती। हेलोजेंस में आप 4 ही एलिमेंट्स की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसके वैलेंस में 5 थे तो 3 बॉन्ड बने, इसके वैलेंस में 6 है तो बॉन्ड बनेंगे 2। कंपाउंड आया H2O, H2S, H2SE, H2TE, नीचे का छोड़ दीजिए। H फिर से छोटा ही रहेगा साइज में,
H को मैं यहां भी छोटा ही कर देता हूं बेटा, यहां पे HF, HCl, HBr, HF। अब आप बहुत आसान तरीके से समझिए इस बात को, ये आपका सारी केमिस्ट्री में लागू होने वाला है रूल। एक बड़े एटम के साथ एक छोटे एटम का बॉन्ड ज्यादा मजबूत नहीं बनता, यानी कि ऊपर से नीचे आते आते, ऊपर से नीचे आते आते साइज बड़ा हो गया, नाइट्रोजन से बड़ा फॉस्फोरस, उससे बड़ा आर्सेनिक, उससे बड़ा एंटीमनी, उससे बड़ा बिस्मिथ, ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा सेलेनियम, सेलेनियम से बड़ा टेलुरियम, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। तो ऊपर से नीचे आते वक्त ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या हुआ बेटा, बॉन्ड कमजोर हो गया। बॉन्ड कमजोर हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी, यानी गर्म करने पर क्या होगा, जल्दी टूट जाएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज, सेकेंड पॉइंट, बिकॉज एलिमेंट और हाइड्रोजन की, एलिमेंट और हाइड्रोजन की बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी कम हो गई। क्यों? क्योंकि एटम्स के बीच में गैप ज्यादा हो गया। तो ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी घटती है, बॉन्ड का टूटना आसान हो जाता है। और अगर मैं यहां इनके बीच में बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बेटा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल, अगर कोई आपसे पूछे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। ये वाली बात ग्रुप 17 में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस तरह के कंपाउंड में बॉन्ड एंगल निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता। दूसरी बात, ये जो ऊपर के तीन आए हैं बेटा NH3, H2O, HF, हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स है बेटा ये, इनके अंदर क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर मोर soluble in water as compared to other members, बाकी मेंबर्स के मुकाबले ये पानी में ज्यादा घुल जाते हैं और जनरली हैव हाइयर, जनरली काट सकते हैं बेटा, हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन द एडजेसेंट मेंबर। होता क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह डिपेंड करते हैं आपके मोलर मास पे। जब आपका एटॉमिक नंबर कम होता है तो मोलर मास भी कम ही आएगा, तो उस हिसाब से इनका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कम आने चाहिए, लेकिन इनका अपने मोलर मास के एक्सपेक्टेशन के मुकाबले बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है। और ज्यादा आना ये इंडिकेट करता है कि इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो गई है, और वो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोबारा से देखिए, मैंने आपको एक ही सवाल के आंसर में 4 से 5 सवाल करा दिए। क्या कि थर्मल स्टेबिलिटी पूछा है, किसकी पूछी है, सिर्फ ग्रुप 16 की। मैंने आपको 15 की भी करा दी, 17 की भी। 17 के लिए एक और बात है कर सकते हैं आप बेटा, बहुत बढ़िया बात याद आई, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये वाली बात ग्रुप 16 में भी एप्लीकेबल है। ऊपर से नीचे आते वक्त एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, डाउन ग्रुप में जाते हुए। क्यों? क्योंकि H+ रिलीज आसान हो जाएगा, हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा बेटा, आसान। इसीलिए ऊपर से नीचे आते आते एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ गया। ऊपर से नीचे गए, हाइड्रोजन का साइज फिक्स रहा, लेकिन नाइट्रोजन से बड़ा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा एंटीमनी, एंटीमनी से बड़ा बिस्मिथ। तो ऊपर से नीचे आने पर आपका बॉन्ड कमजोर हो रहा है, क्योंकि दो एटम दूर जाते जाते जा रहे हैं बेटा। एटम कहाँ जा रहे हैं, दूर। और बॉन्ड क्या होता है, दो एटम्स के बीच का अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन कम हो रहा है तो बॉन्ड कमजोर हो रहा है। ग्रुप 15 में आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। कहां, डाउन द ग्रुप। H छोड़ने की आदत बढ़ जाएगी। जो H को छोड़ देते हैं बेटा
वो एक्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इसीलिए आप एक ही पॉइंट से, एक ही सवाल से देखिए कितना सारा आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं बेटा अपना अगला क्वेश्चन। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, वो कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछ रहे हैं कि सही है या गलत। क्या PbF4 कोवेलेंट है, SiCl4 इजीली हाइड्रोलाइज्ड, GH4 मोर स्टेबल देन GX2 और SnF4 इज आयनिक। तो ये दोनों वाले पार्ट मैं आपको एक साथ कराता हूँ। मैं इसको पढ़ देता हूँ, SnF4 इज आयनिक। तो बेटा किसी भी कंपाउंड में हम आयनिक और कोवेलेंट बताते हैं फजान रूल की हेल्प से। अगर आप शेयरिंग और ट्रांसफर का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो फजान रूल लगाना पड़ेगा आपको। शेयरिंग से बनने वाला कंपाउंड तो कोवेलेंट ही रहेगा, ट्रांसफर से बनने वाले सारे कंपाउंड आयनिक नहीं होते, कुछ कंपाउंड कोवेलेंट भी होते हैं। तो फजान रूल बात करता है कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कि कैसे आयनिक कंपाउंड्स में भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। और इसकी मैं आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, आप उससे कर सकते हैं। वो क्या है, स्मॉलर कटायन प्लस लार्जर एनायन। स्मॉलर के साथ साथ आप हाइयर न्यूक्लियर अट्रैक्शन को भी या चार्ज को भी कंसिडर कीजिए। अगर छोटा कटायन है और बड़ा एनायन है, यानी कि लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, तो भैया जो कंपाउंड बनेगा वो आपका कोवेलेंट रहेगा। यानी कि आप साइज के बेस पे आंसर कर सकते हैं। छोटा कटायन और बड़ा एनायन जब आपस में आते हैं तो कटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। और जितना कटायन छोटा होता है उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होता है और इसलिए उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। कटायन खींच रहा है और एनायन बड़ा साइज होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को रोक नहीं पाता। इसी वजह से न्यूट्रलिटी ऑफ चार्जेस हो जाती है और कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन हुआ छोटे कटायन और बड़े एनायन के बीच में तो आपका कंपाउंड कोवेलेंट रहेगा, और अगर इसका अपोजिट हुआ तो आपका कंपाउंड रहने वाला है आयनिक। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसी रूल को अप्लाई करना है अब आपको। तो देखिए ये दोनों पॉइंट कैसे क्लियर होते हैं आपके। याद रहे, छोटा कटायन और बड़ा एनायन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन थोड़ा छोटा रहेगा, सही है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप तो साइज बड़ा ही हो रहा होगा। अब बड़ा हो रहा है और आपके साथ जुड़ कौन रहा है बेटा, फ्लोरीन, जो अपने ग्रुप में सबसे छोटा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। मैंने आपसे कहा कटायन चाहिए छोटा और एनायन चाहिए बड़ा, यहां तो उसका उल्टा हो रहा है। तो ये कंपाउंड कैसा रहेगा बेटा, आयनिक। सवाल में क्या दिया है, कोवेलेंट। तो यही स्टेटमेंट है जो क्या है बेटा, नॉट ट्रू। इस वाले पार्ट का आंसर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट, PbF4 इज आयनिक नॉट कोवेलेंट। इसका अपोजिट देखिए, SnF4, Pb के मुकाबले Sn छोटा है, Pb के मुकाबले Sn छोटा है, तो कटायन छोटा है और एनायन भी आपका छोटा ही है, बड़ा नहीं है ज्यादा। तो जब बड़ा कटायन और छोटा एनायन ने आपको आयनिक कंपाउंड दिया तो ये भी कंपैरेटिवली साइज के हैं, तो ये कंपाउंड आयनिक होगा। वही तो पूछा है, वही दिया है। पहले वाला भी आयनिक है और ये वाला भी आयनिक है। आपको ध्यान रखना है, छोटा कटायन और बड़ा एनायन चाहिए। यहां पर कटायन तो बड़े हैं और एनायन दोनों में छोटे हैं, तो ये दोनों कंपाउंड हमारे नेचर में कैसे होंगे बेटा, आयनिक कैरेक्टर शो करेंगे। उन दोनों का आंसर आपका हो चुका है। अब हम देखते हैं आगे क्या बात हो रही है। कहा SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड, आंसर है यस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल
Si can easily SiCl4 can easily undergo hydrolysis, but CCl4 cannot. SiCl4 में हाइड्रोलिसिस जल्दी हो जाता है, लेकिन CCl4 में यह आसानी से नहीं होता, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल्स नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, क्योंकि उसके अंदर d ऑर्बिटल्स नहीं होते। अब होता क्या है बेटा, देखिए ध्यान से। SiCl4 कुछ इस प्रकार का है, वाटर का मॉलिक्यूल है, आप इसको 4 मोल लेके चलिए, यहाँ 4 लगा भी सकते हैं आप, ये लो यहाँ लगा दिया, ये इसको लोन पेयर देगा, और एक एक करके H के साथ Cl बाहर जाते जाएंगे, और एक सिलिकॉन के साथ 4 Cl की बजाय 4 OH ग्रुप आके जुड़ेंगे बेटा, और आपको सिलिसिक एसिड मिल जाएगा। ये क्लास 11th का टॉपिक है, हर क्वेश्चन के साथ मैं मेंशन भी करूंगा ये टॉपिक कौन से सेक्शन का है और कौन से चैप्टर का है, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये क्लास 11th पी ब्लॉक ग्रुप 14 के क्वेश्चन है बेटा। अगले पर आते हैं, कह रहा है GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2, तो आंसर है यस। इसको मैं सिंपली आपसे कह सकता हूं ड्यू टू, अगर मैं आपसे कहूं तो चलिए पहले इसको समझने के लिए आपको समझना होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इफेक्ट कहता है बेटा, सुनेंगे ध्यान से। इन द केस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, अपने ग्रुप में पी ब्लॉक में जो नीचे की तरफ एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, एस के इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर पाएंगे। दोबारा से, पी ब्लॉक में जो नीचे के एलिमेंट्स हैं, अपने ग्रुप में आप नीचे आ जाइए तो वो हैवियर हो जाते हैं, उनका मोलर मास बढ़ जाता है। ऐसे एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में एस में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में भी होते हैं, तो वो पी के इलेक्ट्रॉन्स तो लूज कर सकते हैं लेकिन एस के इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। इसी वजह से वो जो एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करने की वजह से ही वो बिहेव करते हैं इनर्ट पेयर की तरह, और इसी को कहा जाता है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आप ध्यान रखेंगे इन पी ब्लॉक, इन हैवियर एलिमेंट्स जो भारी हैं, इन हैवियर एलिमेंट्स आफ्टर द लॉस ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल वाले ही होंगे बेटा, S electrons will not participate in bonding due to poor shielding by d-f orbitals, effective nuclear charge is increased on 6s electrons। d और f न्यूक्लियस के चार्ज को अच्छे से नहीं रोक पाते, और चार्ज को अच्छे से ना रोक पाने की वजह से ही s पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए s रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब ग्रुप 14 के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और सबसे नीचे लेड आता है, तो लेड +2 में ज्यादा स्टेबल है ना कि +4 में, एक्सेप्शन है कुछ, लेकिन जर्मेनियम +4 में ज्यादा स्टेबल है ना कि +2 में, क्योंकि हैवियर एलिमेंट्स की बात करी है। और मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया बेटा आपके कि हैवियर एलिमेंट्स वो होते हैं जो सबसे नीचे होते हैं, तो इन हैवियर एलिमेंट्स आफ्टर द लॉस ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स, s electrons will not participate in bonding due to poor shielding by d and f orbitals, charge is increased on 6s electron। 6s का मतलब समझिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन होता है बेटा, बैलेंस की बात करूंगा तो 2s2 2p2, ये 3s2 3p2, 4s2 4p2, बाकी सब छोड़ दीजिए, 5s2 5p2,
6s टू 6p2। लेड में से p के इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर जाएंगे, लेकिन s के इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से बाहर जाएंगे, और अगर बाहर गए तो ये बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करना चाहता। वजह, जो पीछे d और f के ऑर्बिटल्स आए हैं, कहां लिखा है d और f के जो ऑर्बिटल्स आए हैं, ये s के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के बैठते हैं। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है, जिसे कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर से समझिए, ऊपर से नीचे जाते वक्त नीचे का एलिमेंट कहेगा कि मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता, क्योंकि डी और एफ ने न्यूक्लियस के चार्ज को तो रोका नहीं, तो अट्रैक्शन मेरे पे इंक्रीज हो गया है। तो जल्दी से डी और एफ के जस्ट बाद कौन सा आता है बेटा, 6s आता है, और 6s आने की वजह से ही आप पे अट्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा, तो 2 ही बॉन्ड बनते। और अगर 4 जाते हैं तो 4, तो सबसे नीचे के लिए बात चल रही है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इस पर भी दिखाई देगा, लेकिन जर्मेनियम +4 में स्टेबल है, कार्बन +4 में स्टेबल है, SiB और GeB। CCl4 बन जाता है, SiCl4 बन जाता है, और GeCl4 भी बन जाएगा। GeCl2 भी होता है, लेकिन GeCl4 ज्यादा स्टेबल है। इसको दोबारा से रिवाइंड करके पढ़िए बहुत ध्यान से। मैं ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी में आपको कहाँ मिल पाएगा। ग्रुप 14 में आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट में टॉपिक आपको पूरा मिल जाएगा, उसमें रिएक्शन विद हेलोजेंस करके टॉपिक है, वहां मिलेगा ये आपको। ये सारा सवाल वहीं से है, किताबों की लाइंस के बीच में से सवाल है, पढ़ना पड़ेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है बेटा कि इनमें से किसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो बेटा इसका आंसर आपका C2 है, और इसको मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है बेटा, अभी के लिए आपके आंसर सिर्फ इतना ही है, पाई बॉन्ड ही है सिर्फ किसके अंदर बेटा, C2 के मॉलिक्यूल के अंदर। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इधर नीचे आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, कुछ इस तरीके से लिखे होंगे बेटा, डायरेक्ट लिखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये अपने सही आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में लगे हैं। ठीक, तो बेटा हमें देखना है पहले कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। तो मैं बता रहा हूं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन from the valence shell of an isolated gaseous atom from its valence shell is known as ionization enthalpy। किसी अकेले एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की ताकत को ही आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। अब जिस भी एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पर ये एंथैल्पी ज्यादा आएगी, और जहां ये अट्रैक्शन कम होगा वहां ये एंथैल्पी कम होगी। जैसे कि ऊपर से नीचे आते वक्त किसी भी ग्रुप में एटॉमिक साइज जनरली बड़ा हो जाता है। एटॉमिक साइज जनरली बड़ा होता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक साइज के। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपका साइज घटेगा, और आपका एटॉमिक साइज घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा हुआ तो एटॉमिक साइज हो जाएगा कम, और इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाएगा मुश्किल। तो साइज का गेम चलता है बेटा। जनरली लिथियम से अगर आप फ्लोरीन पे जाएंगे तो साइज घटेगा, अगर कोई एक्सेप्शन ना आए तो लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन 2 है। मैं पहले की बात करता हूँ। पहली एक्सेप्शन शील्डिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। न्यूक्लियस के पास आने वाली पहली सबशेल S है, दूसरी P, तीसरी D और चौथी F। S पे अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि ये सबसे पहले आया है बेटा, P पे थोड़ा कम, D पे और कम और F पे और कम। तो S और P को अगर कंपेयर करोगे तो S में अट्रैक्शन ज्यादा है। अब देखिए एक्सेप्शन क्या है। बेरिलियम जो कि 4 नंबर पे है थोड़ा बड़ा है, बोरॉन जो कि 5 नंबर पे है वो साइज में थोड़ा छोटा है, ये बड़ा और ये छोटा। तो अगर एक्सेप्शन ना होती तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए था बेरिलियम में से, और मुश्किल होना चाहिए था बोरॉन में से। लेकिन एक्सेप्शन के हिसाब से
क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट हुआ तो s पे अट्रैक्शन ज्यादा हो गई और p पे अट्रैक्शन कम। इसीलिए बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन निकालने की पावर ज्यादा है और बोरॉन की ये पावर कम है। सेकंड एक्सेप्शन पे आते हैं बेटा। ये वन थी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन सेकंड, अगर कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड है तो वो स्टेबल हो जाता है हुन्स रूल के हिसाब से। हुन्स ने कहा था एस में, पी में, डी में और एफ में जब भी कभी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का कॉन्सेप्ट आएगा तो सिमेट्री होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जनरली हुन्स रूल को आप सिर्फ पी, डी और एफ में ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि एस में एक और दो के अलावा तीसरा कोई केस बनता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आप ध्यान से देखेंगे तो 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है क्योंकि p में बेटा मैक्सिमम आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो p6 और p3 क्या है बेटा, मोर स्टेबल। और ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि हुन्स ने कहा था क्योंकि इनमें सिमेट्री है। अब अगर मैं खाली साइज के बेस पर ही चलूंगा तो नाइट्रोजन से निकालना आसान होता, लेकिन ऐसा है नहीं। आसान किस में से है बेटा, ऑक्सीजन में से, और नाइट्रोजन में से है मुश्किल। तो यहाँ पर भी आपका ऑर्डर पलट गया। फिर से मैं कहूंगा, अगर आप सिर्फ साइज के बेस पे आंसर करते तो ऑर्डर यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन थी, वो मैंने दोनों आपसे डिस्कस कर दी। तो सही ऑर्डर क्या बनेगा बेटा, सही ऑर्डर बनेगा लिथियम से ज्यादा है बोरॉन की, बोरॉन से ज्यादा है बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन की, उससे ज्यादा नाइट्रोजन की, और उससे ज्यादा लिथियम से ज्यादा बोरॉन की, बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और फ्लोरीन की। अब ये बातें अपने अपने पूरे रिस्पेक्टिव ग्रुप में चलेंगी। बेरिलियम नीचे जो भी आएगा वो अपने एडजेसेंट से ज्यादा ही होगा। बोरॉन जैसे उसके बाद कहते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और यहाँ पर कौन आएगा बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यहाँ कौन आएगा बेटा, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, और यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ठीक है बेटा। आगे के जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं बेटा वो हम अगले सेगमेंट में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक इसको पढ़ते रहिए, नोट्स में लिखते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, वो आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।